कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर 4। डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ना है पहले ही समझे। डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। आपने चैप्टर 3 पढ़ा मैट्रिसेस, आपने पढ़ा व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके ऑपरेशन यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब आपने पढ़े। इनवर्स निकालना आपने इसमें सीखा। अब चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट में अब क्या सीखने वाले हैं। देखिए डिटर्मिनेंट में जब हमने ऑपरेशंस किए तो अगर हमने दो मैट्रिसेस मैट्रिसेस में जब हमने ऑपरेशन किए तो दो मैट्रिसेस को हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या इनवर्स निकाला, उसमें रिजल्टेंट हमेशा एक मैट्रिक्स ही आता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि आप अब उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, इवेलुएट करेंगे और एक नंबर फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यानी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या हुई, अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है उसी को एक्सपेंड किया जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं किए जा सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सपेंडेड। तो यानी जब आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, सपोज करूं मैं कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स है या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। मान लीजिए मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया, एलिमेंट है 1 4 3 2, एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं ए पर दो वर्टिकल लाइन लगाऊंगा और मैट्रिक्स के बिग ब्रैकेट्स हटाकर इन पर भी दो वर्टिकल लाइंस लगाऊंगा। ये दो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ये रिप्रेजेंट करती है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट। तो यहां से यहां तक पहुंचने में क्या फर्क आता है, यहां से यहां तक पहुंचने में फॉर्मेट का फर्क आता है। कैसे, सपोज करो आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई लेटर कोई पेज आपने टाइप करना है, आपने एमएस वर्ड में टाइप किया। अगर आप उसे कन्वर्ट करते हैं नोटपैड में या कोरल ड्रॉ में तो उसके सेटिंग्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि कमांड्स डिफरेंट हैं। इसी तरह मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट यानी वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए, यानी एवेलुएट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पहले हमें उसे इस फॉर्मेट में लिखना होगा। उसके बाद उस पर डिटर्मिनेंट के रूल्स अप्लाई होंगे, यानी वो नंबर हम फाइंड करेंगे बाय एक्सपेंशन। अब 2x2 के मैट्रिक्स को जब हमें एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्रॉस करके 1 into 2 माइनस 4 into 3 अदर। याद रखिए पहले इन दोनों का प्रोडक्ट होगा फिर उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं करना है पहले 3/4 कर दिया फिर 1/2 कर दिया, तो वो गलत माना जाता है। हमेशा ये प्रिंसिपल दो डायगोनल होते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ही प्रोडक्ट पहले किए जाएंगे। तो 1 into 2 माइनस 4 into 3, तो ये 2 minus 12 is equal to -10। तो -10 इज द नंबर एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर मैं कहूं कि इस ए मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो वो होगा -10। लेकिन इसको निकालने से पहले हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम एक्सपेंशन लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक 3x3 लेके देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक 3x3 का मैट्रिक्स मेरे पास है, मैं रैंडमली उठा लेता हूं कुछ भी, 1 0 2 या 1 minus 2 2 3 1 minus 1 2 0 4। ये 3x3 का रैंडमली मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, यानी मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस पर मैट्रिक्स हटा के इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। अब अगर 2x2 के एक्सपेंशन की बात आती है तो 2x2 का जो एक्सपेंशन है उसको तो फिक्स तरीका है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दीजिए। लेकिन जब आप 3x3 के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो 3x3 के एक्सपेंशन के लिए आपको बताना होगा आप किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रो या कॉलम की इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं 3x3 की बात करूं तो 3 रोज हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है। तो आपको बताना पड़ता है कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। हम सबसे पहले एक्सपेंड अलोंग R1 सीखेंगे, क्योंकि जब भी एक्सपेंशन करना हो तो आप सबसे पहले सीखने के लिए एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कीजिए और उसी के ही अलोंग एक्सपेंड कीजिए। जब आपको अच्छे से ये आ जाए फिर आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंशन
कर सकते हैं। तो फिलहाल बात यह है कि हम एक्सपेंड अलोंग R1 करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए के ऊपर दो वर्टिकल लाइंस आ जाती है तो आप इसको डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। अब एक्सपेंशन कैसे होगा, क्योंकि R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 के एलिमेंट्स का यूज होगा। R1 के एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, कोफैक्टर A11, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर जो स्मॉल a है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी रो को आपने सेलेक्ट किया एक्सपेंड करने के लिए उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और कैपिटल A ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कोफैक्टर क्या होता है, ये आने वाले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सारी चीजें एक साथ तो नहीं बताई जा सकती, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर एक्सपेंशन करना है तो क्या करना है। देखिए, अभी इस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूं कि आपको एक्सपेंड करना है तो क्या करना है। आपने एक्सपेंड अलोंग R1 लिखा, आपके पास ये R1 है। R1 में पहला एलिमेंट क्या है, 1। आपने 1 एलिमेंट लिया, उसके रो कॉलम को छुपाइए। आपको क्या नजर आ रहा है, 1 - 1 0 4। आप उसे लिख दीजिए 1 - 1 0 4। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आपका, -2। आप -2 लिखिए, उसके रो कॉलम को छुपाइए, यानी जिस एलिमेंट को हमने लिखना है उसके रो कॉलम को छुपाना है। तो इसके रो कॉलम को छुपाइए, क्या नजर आया, 3 - 1 2 4। फिर थर्ड एलिमेंट लिया, थर्ड एलिमेंट ऑफ R1, उसके रो कॉलम को छुपाया, क्या नजर आता है, 3 1 2 0 3 1 2 0। इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है R1 का और थर्ड एलिमेंट है, उनके जो साइन है वही कैरी होंगे। जो सेकंड एलिमेंट है उसका साइन हमेशा चेंज किया जाएगा। इसको फिलहाल एज इट इज याद रख लीजिए कि जब हम एक्सपेंड अलोंग R1 करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, उसके रो कॉलम को छुपाते हैं, उसे यहां लिख देते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं, उसका साइन हमेशा चेंज करना, वो माइनस में तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। फर्स्ट और थर्ड का जो भी साइन होगा एलिमेंट का वो कैरी कर देना। इसके रो कॉलम को छुपाया, लिख दिया। फिर थर्ड एलिमेंट लिखा, उसके रो कॉलम को छुपाया, लिख दिया। ये तरीका है। फिर इसे 2/2 की तरह आप सॉल्व कर दीजिए। तो 1 × 4 -0 × -1, ये आपने लिखा। ये माइनस +2 हो गया। 3 × 4 -2 × -1, और तीसरा क्या है, 2। 3 × 0 -1 × 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आया। ब्रैकेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ्स में, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 0 हो गया, 3 4 जा 12, ये प्लस हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि एक माइनस बीच में लगता है और एक माइनस अंदर से आया। फिर ये 2, ये 0 - 2 कितना बन गया, ये 4 बन गया। ये 12 और 2 14, 2 जा 28 बन गया। और ये -2 आएगा, -2 + 2 -4, तो 28 इज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 28 इज द डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स आता है एक्सपेंड करने के लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो हम इस तरीके से करते हैं। और जब 3/3 आता है तो हमें इस तरह से करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, हाउ टू एक्सपेंड अ 2/2 मैट्रिक्स और अ 2/2 मैट्रिक्स और अ 3/3 मैट्रिक्स। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। एक्सरसाइज 4.1 में आपसे एक्सपेंशन के क्वेश्चन सबसे पहले दिए जाते हैं। तो भी 2/2 और 3/3 का एक्सपेंशन मैंने आपको करना सिखाया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। 2 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, ये देखिए। 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। आप ये जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है उसके एलिमेंट नंबर भी हो सकते हैं और कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास
मैट्रिक्स के लिए या इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट है वो फंक्शन है। आप एक्सपेंड करेंगे इसे 2x2 फॉर्मेट में, कॉस इंटू कॉस और बीच में माइनस का साइन, साइन इंटू माइनस साइन। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लग गई 10th क्लास की, नंबर आ गया 1। इसी तरह एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है कि आपको एल्जेब्रिकल फॉर्म में एलिमेंट्स दिए गए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। आप 2x2 फॉर्मेट में से क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ और माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये क्या आइडेंटिटी लगी, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। आपको ये याद रखनी होंगी। अगर आपको याद हो तो हमारे पास आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास में या 9th में पढ़ी होगी। और ये क्या होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी मैंने यहां पे लगाई। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता हूं, आपको याद रहे कि ये आइडेंटिटी है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखी है, पेपर में लिखना इसको जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से, और ये तो आप जानते ही, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया आगे, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा साइन चेंज करेगा, और इस गलती को मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है कि पहले एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं, अगर बाहर माइनस है तो, बाकी नहीं करते। तो ये एरर है, इसको कभी नहीं कीजिए, वरना 12th क्लास में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इस तरह से 2x2 का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। अब तो ये एक्सपेंशन की बात होगी, हमने एलिमेंट्स के टर्म्स में भी एक्सपेंड कर दिया। 3x3 को भी आप समझ ही गए कि कैसे एक्सपेंड करना है। इवेल्युएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं 2x2 में, 3x3 में, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। तो एक प्रॉपर्टी है जिस पर 4.1 में क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, ये एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ कोर्स, उसमें आपने के कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। के इज व्हाट, एनी नंबर, आपने ए में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई कर देता है नंबर, जो भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में देखें तो पहले अगर डिटर्मिनेंट ए का निकाल लिया, फिर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो के को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन यहाँ पे 2 माना जाएगा, 2/2 से 4 मत कर देना, एन आपका यहाँ पे 2 माना जाएगा। अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन यहाँ पे 3 माना जाएगा। एक क्वेश्चन लेके इस चीज को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया एक्सरसाइज का। क्या कहता है 3 क्वेश्चन कि इफ ए इज 1 2 4 2 देन शो कीजिए कि 2a का डिटर्मिनेंट इज 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a है। तो ये यही प्रॉपर्टी है। अब k यहां पे 2 हो गया और n आपको नजर आ रहा है 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 होगा। आप LHS लेंगे। LHS में क्या करना है, पहले तो 2 को a से प्रोडक्ट कर देना है, कर दीजिए। ये आपका a है 1 2 4 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। फिर आपने 2a का डिटर्मिनेंट निकाला, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4,
तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, क्या आ गया माइनस का 24। अब आप आरएचएस लीजिए। आरएचएस में पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए का डिटर्मिनेंट यानी 1 2 4 2 ये आपने कैलकुलेट करना है। तो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2 1 जा 2 4 2 जा 8 यानी -6। अब आप इसे दोनों को, ये -24 है -6 है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 इंटू -6 कितना आ जाएगा माइनस का 24। तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया। तो वेरीफाई हुआ कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर के हिसाब से उतनी पावर में उधर मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स होता सपोज, तो 4 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 3 यानी 8 से। सब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4.1 का। एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया है और 3a का डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3 की पावर यहां पे 3 हो गई। अगर यहां 4 होता तो क्या हो जाती, उधर हो जाता 4 की पावर 3 यानी 64। वेरीफाई करके देखेंगे। एलएचएस लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 3a निकालना होगा। तो a आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो गया। 3 आपने मल्टीप्लाई किया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1। मैंने आपको बताया था 3/3 में आपको बताना होता है कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी हमने R1 के अलोंग ही सीखा था, तो R1 के अलोंग ही चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लिया 3, ठीक है, ये आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया 3, इसके रो कॉलम को छुपाया 3 6 0 12 नजर आता है। फिर दूसरा एलिमेंट लिया 0, साइन चेंज करेंगे, उसके रो कॉलम को आप छुपाइए, क्या नजर आता है 0 6 0 12 0 6 0 12। फिर थर्ड एलिमेंट लीजिए 3, उसके रो कॉलम को छुपाइए, क्या नजर आता है 0 3 0 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 माइनस 0, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। 12 3 जा 36 माइनस 0 इंटू 6, 0 इंटू 12 0, तो ये भी 0 0 माइनस 0। सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 108 माइनस 0 प्लस 0 इज 108। अब अगर इसका आरएचएस लेना हो, ये हमने एलएचएस सॉल्व किया था, अब ये हम इसका आरएचएस सॉल्व कर देते हैं। आरएचएस में पहले आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना होगा, यानी आपको निकालना होगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। आप इसे एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग R1 के अलोंग करेंगे। 1, इसके रो कॉलम को छुपाया, क्या नजर आएगा 1 2 0 4 1 2 0 4। सेकेंड एलिमेंट 0 है, इसके रो कॉलम को छुपाइए, क्या नजर आ रहा है 0 2 0 4 0 2 0 4। फिर थर्ड एलिमेंट लिया, क्या नजर आया 0 1 0 0 0 1 0 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कितना आया 1 4 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। कितना आंसर बनेगा 4 माइनस 0 प्लस 0 यानी कि 4। अब इसे कितने से मल्टीप्लाई करें 4 108, क्योंकि एलएचएस 108 आया था, तो 27 से मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 4 इज 108। इस तरीके से आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। इस पे ये क्वेश्चन के अलावा जो मैंने अभी किए हैं, इसके अलावा 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके बारे में मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे वो पूछते हैं। छोटी सी बात पूछ लेते हैं, कई बार n पूछ लेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी इस तरह से सेटिस्फाई हो तो n कितना होगा या k कितना होगा। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में क्वेश्चंस करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा ये वीडियो।
आगे बढ़ते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी और है 4.1 में, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। ये कहता है 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ये हमें इसने कहा। कहता फाइंड x। अब फाइंड x करना है। मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में आता, मैं भी करके दिखाऊंगा। अगर मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते थे, हम ये देखते थे ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स के, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो हम 2x को 2 से कंपेयर कर देते और x निकालते। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं करना। डिटर्मिनेंट में लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, राइट साइड का डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। 2 into 1 minus 5 into 4, इधर क्या आएगा 2x into x minus 6 into 4। तो 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 2x स्क्वायर 6 4 जा 24। तो ये माइनस का 18 प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो डिटर्मिनेंट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। अब बताओ अगर यही क्वेश्चन मैट्रिक्स में आएगा तो आप कैसे करेंगे। ऐसा करने के लिए उसने बोला नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन दोनों टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैट्रिक्स में आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे। मैट्रिक्स में अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा 2 4 5 1, उस पर मैट्रिक्स के बिग ब्रैकेट लगे होंगे। इससे आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट में पूछा गया। अगर वर्टिकल लाइन से तो डिटर्मिनेंट में पूछा गया तो डिटर्मिनेंट मेथड से करो, मैट्रिक्स बने हुए तो मैट्रिक्स मेथड से पूछा गया, मैट्रिक्स मेथड से करो। मैट्रिक्स मेथड ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर हो जाएंगे इक्वालिटी में, यानी फर्स्ट एलिमेंट a11 a11 के इधर कंपेयर हो गए। 2 इज इक्वल टू 2x माना जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ a22 से a22 ये कंपेयर हो गया तो x इज इक्वल टू 1। ये याद रखिए कि पूरे मैट्रिक्स में जहां जहां x होगा वहां से उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर दो जगह अलग x है और दोनों से अलग वैल्यू x की आती है तो हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। समझ आ गया। तो अगर मैट्रिक्स में पूछेगा तो कंपैरिजन से होगा, डिटर्मिनेंट में पूछेगा तो सिंप्लीफाई करके होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन थे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी पे 4.1 के अंदर पूछे गए थे, जो मैंने आपको कराए। तो 4.1 में एक्सपेंशन के क्वेश्चन हैं, x निकालने के क्वेश्चन है और वेरीफाई करने के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको 4.1 समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 4.4। 4.1 के बाद 4.4 स्टार्ट करने का रीजन क्या है ये समझिए। 4.1 के बाद 4.2 होनी चाहिए, उसके बाद 4.3 होनी चाहिए, फिर 4.4 होनी चाहिए। लेकिन 4.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग लेवल पे चले जाते हैं। 4.3 से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये इंटर रिलेटेड भी नहीं है आपस में एक्सरसाइजेस। 4.4 4.1 के बाद शुरू होने वाली कायदे में एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने 3/3 में एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला आपको बताया था। उस फॉर्मूले को मैंने उस वक्त आपको कहा था कि मैं आगे वाली एक्सरसाइज में इसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम उस फॉर्मूले पे बात करते हैं। ये एक्सरसाइज उसी फॉर्मूले के बारे में है। मान लीजिए मैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं इसे लिख लूं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिटर्मिनेंट, ये डेल का निशान है, मैंने आपको बताया था। ये अगर सीधा मैट्रिक्स की जगह इस फॉर्मेट को बना के वो आपको देगा तो उसका नाम नहीं होगा, उसे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स के नाम होते हैं ए बी सी पी क्यू आर, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए वो नाम यूज नहीं करते, डेल लिख देते हैं सीधा, या डेल 1 डेल 2 लिखेंगे। इसको डेल्टा को शॉर्ट में डेल बोलते हैं, ट्राइंगल को। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक 3/3 मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग एक्सपेंड कर देते हैं। अगर मैं ये कहूं आपसे कि इसे एक्सपेंड अलोंग R1 करना है, एक्सपेंड अलोंग R1, तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? फॉर्मूला बनता है
कि A11 A11 A12 A12 A13 A13। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है? मैंने बताया था कि जो स्मॉल ए है ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। जिस भी रो को आप लोगे उसके एलिमेंट्स हैं ये। आई जे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो 1 2 3 इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है जो हमने छुपा के एलिमेंट के लिए लिखा था, दैट इज कोफैक्टर। देखिए अगर मैं R1 की बात करता हूं तो A11 क्या है यहां पे? A11 5 है, ठीक है। लेकिन कैपिटल A11 क्या है? कैपिटल A11 एक कोफैक्टर है जो कैसे निकलेगा? जो 5 के रो कॉलम को छुपा के निकलेगा। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसे छुपाइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, और जो नजर आ रहा है वो लिखिए। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है 0 1 2 3, इसे लिख दीजिए। और बाहर -1 की पावर 1+1 लिख दीजिए। ये 1+1 क्यों लिखा? क्योंकि कोफैक्टर की पोजीशन 1 1 है, तो जितनी पोजीशन है वो सम करके -1 की पावर पे लिख दी जाती है। तो ये -1 का स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 इंटू 3 -2 इंटू 1 हो गया। स्क्वायर का मतलब प्लस हो गया, +1, और ये 0 -2, तो ये -2 आ गया। तो A11 कोफैक्टर की वैल्यू -2 आती है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं आपसे कि A12 क्या है? A12 एलिमेंट 3 है। A12 एलिमेंट 3, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा? इसके रो कॉलम को छुपा के 2 1 1 3, इसको छुपाया हमने। कोफैक्टर A12 निकालने के लिए हमने क्या थे? 3 को छुपाया, इसके रो कॉलम को 2 1 1 3 लिखा, 2 1 1 3, और -1 की पावर क्या हो जाएगी? 1+2 जो पोजीशन है। अब ये हो गया 3 पावर, और अंदर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बनता है? 2 इंटू 3 -1 इंटू 1, तो ये आ गया आपका -3 2 6 -1 इज -5। तो इसके बाहर माइनस आया, इसके बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका सम इवन आया पोजीशन का, इसका सम ऑड आया। तो जिस भी कोफैक्टर की पोजीशन का सम ऑड आता है उसके बाहर माइनस लगाना होता है, और जिसका सम इवन आता है उसके बाहर हमें माइनस नहीं लगाना होता। तो ये चीज जो हमने जब एक्सपेंशन में लिखी थी तो मैंने बताया था सेकंड एलिमेंट का हम साइन चेंज करते हैं। वो क्यों चेंज करते हैं? वो इस कोफैक्टर की वजह से चेंज करते हैं, क्योंकि जब कोफैक्टर लिखा जाएगा तो उसके बाहर माइनस आ जाता है, जबकि ये दोनों कोफैक्टर अपने बाहर प्लस रखते हैं, इसलिए ये एलिमेंट का साइन इनके साथ रहता है। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको A13 क्या है यहाँ पे? 8, और कोफैक्टर A13 क्या होगा? कोफैक्टर A13 होगा -1 की पावर 1+3। आप उसके रो कॉलम को छुपाइए A13 का, क्या है? 2012 -1 की पावर 4, 2 2 जा 4 -1 इंटू 0, सिंप्लीफाई कीजिए, ये 1 आएगा, ये 4 -0, और ये 4 आ गया। तो आपको समझ आया? अगर मैं निकालूं इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू डालूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? A11 हमारा 5 कोफैक्टर -2, A12 हमारा 3 कोफैक्टर -5, और A13 हमारा 8 कोफैक्टर 4। 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 8 4 जा 32। कितना बना? -15 प्लस 32 यानी 70। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाता है। अब अगर एक्सपेंड अलोंग R1 की जगह मैं कहता हूं कि एक्सपेंड अलोंग R2 कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R2, क्योंकि अब किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन में कहा है एलिमेंट को सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, तो सेकंड रो का क्या फॉर्मूला बनेगा? A11 कितना? ये आ जाएगा सेकंड रो, ये सेकंड रो है, यानी A21 A22 A22
A23 A23, जो पोजीशन एलिमेंट की है वही कोफैक्टर की होनी चाहिए और बीच में प्लस का साइन आ जाता है। अब A21 कितना है हमारा, अब मैं डायरेक्टली यही करता हूं। A21 हमारा 2 है जी। A21 का कोफैक्टर क्या आएगा, इसके रो कॉलम को छुपाइए जी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाया जाएगा 3823 3823। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा, 0 है, इसके रो कॉलम को छुपाइए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपाइए 5813 5813। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है 1, उसके रो कॉलम को छुपाइए 5312 5312। फिर ये देखिए पोजीशन का सम इवन है कि ओड है, इसका ओड है साइन चेंज कर दीजिए, इसका इवन है साइन जो एलिमेंट का वही रहेगा, इसका ओड है साइन चेंज कर दीजिए। सिंपल सी बात है। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए। -2 3 3 जा 9 8 2 जा 16 0 5 3 जा 15 -8 -1 5 2 जा 10 -3। तो -2 कितना आ गया -7, ये 0 इंटू 7 -1 इंटू 7 7 2 जा 14, ये 0 ये 7, तो आंसर कितना हो गया 7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई है यहाँ पे 7। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप उसे एक्सपेंड कीजिए, आंसर विल बी सेम ऑलवेज। अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है तो हमें उसे कैसे एक्सपेंड करना होगा, इस तरीके से हमें उसे एक्सपेंड करना होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसका। फोर्थ क्वेश्चन लेके फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेनली हमने यही सीखना था कि व्हाट आर द माइनर एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, मैंने माइनर्स के बारे में नहीं बताया तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम यानी C3 एक्सपेंड अलोंग C3 कीजिए, एक्सपेंड अलोंग C3। तो थर्ड कॉलम आपका ये हो गया, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे आप, तो आप थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आप हमेशा पहले फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको एक्सपेंशन करना R1 के अलोंग तो डायरेक्टली आपको याद रहेगा, अदरवाइज बेटर है कि आप पहले फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो आप कहीं ऐसा ना हो कि गलती कर बैठे। तो A13 A23 A23। इससे क्या है कि एक नंबर में अगर एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि अगर इस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या फार्मूला बनेगा, तो वो भी आप आसानी से बिना गलती के बता सकते हो। तो A13 हमारा YZ है, इसके रो कॉलम को आप छुपाएंगे, YZ के रो कॉलम को आप छुपाएंगे तो आपको क्या मिलता है 1Y 1Z 1Y 1Z। फिर सेकेंड एलिमेंट आपका इसका ZX है, इसके रो कॉलम को आप छुपाएंगे ZX के, तो क्या बचता है 1X 1Z 1X 1Z। और थर्ड एलिमेंट आपका XY है, इसके रो कॉलम को आप छुपाएंगे XY के, तो क्या आएगा 1X 1Z 1X 1Y, तो 1X 1Y। तो ये 1 3 है, इवन है, सेम साइन। 2 3 ऑड है, साइन चेंज। 3 3 इवन आएगा, सेम साइन। सिंप्लीफाई कीजिए YZ, ये Z माइनस Y, ये ZX, ये Z माइनस X, ये XY, ये Y माइनस X। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z स्क्वायर X प्लस X स्क्वायर Z, XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, नहीं तो यही हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आ गया होगा। जो बात बताने की थी वो माइनर थी। माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क है देखिए। अगर मैं बात करता हूं माइनर की, अभी जैसे कोफैक्टर A13 आपने निकाला, व्हाट वाज द A13 1Y 1Z। कैसे निकाला आपने A13 आपने निकाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा के, तो A13 निकाला। ये कोफैक्टर हो गया आपका Z माइनस Y। इसका जो साइन है वो बाहर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सम इसका इवन है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनर की, तो माइनर M13 जब हम निकालेंगे तो वो भी 1Y 1Z होगा। लेकिन फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि कोफैक्टर के अंदर जैसे हम यहां देखते हैं -1 लगा लेते हैं आगे, और -1 की पावर 1 + 3। ये आप देखते हैं कि सम इवन आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड आएगा तो साइन चेंज होगा।
कोफैक्टर में ये देखना है, माइनर में ये नहीं देखना है जो बाहर लगा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 - 4 0 3, ये इसके माइनर और कोफैक्टर मांग रहा है। तो 2/2 में जैसे आपने A11 कोफैक्टर क्रिएट करना है, तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, आपके पास क्या आ गया 3। M11 माइनर कितना आएगा, वो भी 3 आ गया। जब आप A12 लिखोगे तो -1 की पावर 1 + 2 आपको करना होगा। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू आ गई 0। सिंप्लीफाई करके 0 आ गया। M12 में बाहर -1 की पावर हमें देखनी नहीं होती, सिर्फ एलिमेंट देखना होता है। अगर A21 की बात करूं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम छुपाएंगे, ये क्या बचा -4। -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे और -4, तो ये माइनस ऑफ -4 यानी 4। लेकिन अगर मैं M21 की बात करूं तो ये बाहर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ -4 लिया जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपने छुपाना है। तो कोफैक्टर में हमें पोजीशन के हिसाब से देखना होता है, सम ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। माइनर में नहीं देखना होता। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। 2/2 में भी आपको समझ आ गया माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। 3/3 में भी आपको समझ आ गया माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 4.4। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बाकी एक्सरसाइजेस की बात करेंगे।